बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। एक मरतबा फिर से एक और सुबह में और एक और सुबह से आगे में आपको कहते हैं खुश आमदीद, इस उम्मीद के साथ कि आपका मूड भी बहुत अच्छा होगा, मेरी तरह थोड़े से डाउन नहीं होंगे। क्योंकि अनम ने आते साथ ही मेरे से पूछा कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। मैंने कहा मूड ऑफ नहीं है, मैं किसी वजह से कुछ सोच रही थी और देयर वाज अ रीजन, बहुत जिसकी वजह से मैं चीज को सोच रही मैं सीरियस चीज इसलिए सोच रही थी क्योंकि मैंने कुछ शॉपिंग की ऑनलाइन। आप देखिए ऑनलाइन आपकी ज़िंदगी के अंदर इंटरनेट ने आसानी कर दिया कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने वो कुछ मंगवा लिया और जब वो घर पहुंचा है, मंगवाया मैंने कुछ था, पहुंच कुछ और गया है। तो वो उसकी वजह से ना आपने इतने ज्यादा पैसे भी खर्च किए तो आपका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ भी हो चुका है, तो मूड खराब हो जाता है ना मूड खराब। आपकी मेहनत की कमाई होती है, मेरा पार्सल आ जाएगा। एग्जैक्टली, मैं तो अब अब्बू से भी पैसे नहीं लेती, अपनी मेहनत की कमाई होती है। वो जब इस तरह से वेस्ट हो जाए एंड देन आप उनके पीछे भागते रहे, वो बिल्कुल भी हाथ नहीं आते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा डाउन बंदा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप को उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, परेशानियां आप अकेली नहीं है, वो आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। आप अकेली नहीं है इस ऑनलाइन फ्रॉड्स में, किसी और के साथ भी बहुत भाई आम लोगों से बढ़ गई है अब ये बात। अब अरकान पार्लियामेंट तक बात जा पहुंची है। अच्छा, अरकान पार्लियामेंट के साथ तो वो फाइनेंशियल स्कैम्स हर तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, हिरासानी हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, जालसाजी भी हम जिसको कह सकते हैं, हरासमेंट के मुतादिद वाकयात हो रहे हैं जिसमें अहम शख्सियात भी शामिल हैं जिनके मुतासिर होने का इंकशाफ सामने आया है। साहबजादा हामिद रजा से 4,90,000 रुपए धोखे से हथिया लिए गए। सेनेटर फलक नाज वो भी इससे बच नहीं सकी हैं। शौकत खानम अस्पताल के नाम पर उनसे 4,85,000 रुपए बटोरे गए, जबकि सेनेटर बिलाल मंदोखेल से एक गवर्नर के नाम पर रकम हथियाने का वाकया पेश आया। अब आपको समझ आई है कि हम आम लोग भी महफूज नहीं है, तो वो अरकान पार्लियामेंट कहाँ से? मैं तो बिल्कुल हैरान ज्यादा हूँ, थोड़ी सी परेशान से ज्यादा हैरान हूँ कि इतने इजीली मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है, वो भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको। और भी बड़े नाम सामने आए जिसमें MNA है राजा कामरान साहब, फिर नाज बलोच साहिबा जो हैं उनको भी ऑनलाइन हरासानी का सामना करना पड़ा। अच्छा, स्कैमिंग इज वन थिंग, हिरासा करना, हरासमेंट करना दैट इज अनदर थिंग। ये भी जरा समझने की कोशिश करें कि ये क्या मामला है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट जो है सैदाल खान, उनकी जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने का भी इंकशाफ हुआ है और सेनेटर परवेशा खान से ऑनलाइन सरमायाकारी के नाम पर धोखा किया गया। अब इन वाकयात पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई की है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तहकीकात भी की जा रही हैं। तो जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये स्कैम किया जा रहा है या हिरासा किया जा रहा है, या कौन लोग हैं ये, और जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे अभी तक पता क्या चला है। नून लीग के रहनुमा हैं राजा खुर्रम नवाज साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनके चलते हैं क्योंकि उनके साथ भी कुछ ये हिरासानी का वाकया, वो इनसे जानते हैं कि क्या किया गया, किसकी कॉल आई या किस तरीके से हिरासा किया गया। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक है इवन आफ्टर दिस स्कैम एंड दिस हरासमेंट। क्या हुआ, क्या तरीका वारदात है इन लोगों का, आपके साथ क्या गुजरी? देखें जी, ये तो आजकल जदीद दौर है और जदीद दौर के अंदर ये चीज़ें तो जाहिर बात है कि जो बाकी दुनिया के अंदर आज से 10-15 साल पहले इसके ऊपर काम हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेशक ऑनलाइन शॉपिंग हो या बाकी चीज़ें जो अभी आप लोग बात कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस तो इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने कोने में है, तो ये चीज़ें तो सारी दुनिया के अंदर होती हैं और यहाँ पर भी चल रहा है। और क्योंकि मेरे साथ भी एक छोटा सा वाकया हुआ कि मुझे एक किसी नंबर से एक वीडियो आई, तो क्योंकि जो चीज़ें आपने कभी नहीं की होती, ऐसे किसी नंबर से इस तरह की कोई वीडियोस आए, तो वो फिर मैंने उसके ऊपर कॉल करनी शुरू की, तो वो बंदे ने फ़ोन ही नहीं पिक किया। तो बल्कि दूसरे दिन फिर वो एक मैसेज आया कि मैं बिज़ी हूँ, मैं थोड़ी देर में आपके साथ बात करता हूँ। अच्छा, वो दोबारा जब मैंने दूसरे दिन, जाहिर बात है मैं बिज़ी था, मैंने तो नहीं उसके ऊपर इतनी तवज्जो दी। फिर शाम को मैंने दोबारा कॉल की तो उस बंदे से मेरी बात हुई, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला, और तुमने ये, मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक है, तो वो तुमने ये क्यों मुझे वीडियो भेजी? What kind of videos were those? वो कौन सी वीडियोस थी? क्या कोई AI जनरेटेड वीडियोस थी, मैनिपुलेटेड वीडियोस थी जिससे आपको ब्लैकमेल?
जी। वीडियोस जो खुरम साहब से हम दोबारा राब्ता करते हैं क्योंकि उनको हम सही तरह से सुनने आ रहे हैं, उनके साथ क्या बीती है वो भी अपनी स्टोरी बता ही रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच साहिबा ने भी। नाज साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वही सवाल आपसे भी कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया है ऑनलाइन हिरासानी का, थोड़ा सा अगर बता सकें इस वाक़े से मुताल्लिक। जी थैंक यू सो मच। देखिए इट इज नॉट स्पेसिफिक अबाउट मी और एनीवन। मेरा ख्याल है हमारे पार्लियामेंट में जितने भी मेंबरान बैठे हैं हर किसी के साथ नहीं तो हर एक को छोड़ के दूसरे के साथ तो इस किस्म के स्कैम या कोई चीज होती रही है। इसमें मल्टीपल टाइप्स की ऑनलाइन हरासमेंट होती है, साइबर स्टॉकिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है, अब्यूज होता है और मलेशियस कैंपेन्स, प्रोपेगेंडा, हर एक का नौयत डिफरेंट होता है। अब तरीके वारदात इसको आप कहें, उसमें ये होता है कि आपको रैंडम कोई कॉल आ जाएगी कि भाई आपको एक कोड आया है, आप बताइए आपका पोस्टल एड्रेस चाहिए, कोई डाक आया है आपके लिए, फलां मिनिस्ट्री से आया है, आप अपना एड्रेस बताइए तो हम आपको भेजेंगे। तो फिर मैं तो सामने से उनको यही कहती हूँ कि भाई अगर किसी ने बगैर एड्रेस और बगैर पते के मेरे नाम पे कोई चीज भेजी है तो जिसने भेजी है उसको वापस कर दें, हमें तो नहीं चाहिए भाई। तो यू नो दे ट्राई टू प्ले विद यू। उनको ये भी पता होता है कि अगला बंदा कोई जो है ऐसा नहीं है कि नाइब है, उसको मालूम है कोई पार्लियामेंट में बैठी हुई कोई मेंबर है, यू नो एवरीथिंग। तो द आइडिया बिहाइंड इट इज ऑलवेज कि वो किसी तरीके से आपका कोड कैच कर लें, आपसे कोड ले लें और उसकी मदद से आपके व्हाट्सएप को हैक कर दें। So there are multiple hackers. कोई आपको व्हाट्सएप हैक करने में इंटरेस्टेड होता है, कोई आपको साइबर बुलिंग करने में इंटरेस्टेड होता है, कोई आपको एक तरीके से डेफमेशन करके किसी को तसल्ली हासिल होती है। तो ये वो साइबर क्राइम के मुख्तलिफ जराइम हैं जो कि बहुत कॉमन हो गए हैं। तो इट इज नॉट अबाउट एनी इंडिविजुअल, क्योंकि कल भी हमारी जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मीटिंग थी जिसको डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा चेयर करती हैं। उस पे इशू इसी चीज का हमने उठाया था कि जो वल्नरेबिलिटी है वो खवातीन की इसलिए है कि खवातीन को जिस तरह साइबर क्राइम का निशाना बनाया जाता है उससे औरतें जाके जब अपना क्राइम वो रजिस्टर करती हैं उस शिकायत को, तो इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि वो उसके ऊपर आईपी एड्रेसेस लोकेट हो। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक अहम बात बताना चाह रही हूँ ताकि लोगों को ये मालूम हो और वो ऐसे जुर्म को फेस कर करके अपनी जिंदगी को खुद टॉर्चर ना करें। आप कोई किस्म का इस किस्म का ज़हनी दबाव बर्दाश्त ना करें। आपने अगर कोई किस्म की आपको साइबर क्राइम और बुलिंग होती है तो फौरी तौर पे आप साइबर क्राइम और एनसीसीआई ये बन चुका है, उसके अंदर दरखास्त की जाती है, एप्लीकेशन होती है आपकी। नाज साहिबा ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। एनसीसीआई की ये वेबसाइट मैं देख रही थी, इसके अंदर टोटल कंप्लेंट्स अभी तक जो आ रही हैं 2024 जब से ये बना है 1,71,600 और पिछले साल की निस्बत 12.7% का इजाफा हुआ है इन कंप्लेंट्स के अंदर। तो द क्वेश्चन इज कि एनसीसीआई को काम किस तरह से करना चाहिए कि इसके अंदर तो कमी आनी चाहिए ओवर द इयर्स, लेकिन ये तो बढ़ती जा रही है। लोग फिर किस तरह से ट्रस्ट करेंगे कि अगर इसी तरह से बेलगाम घोड़े की तरह ये स्कैमर्स फिरते रहेंगे एंड देन हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी महफूज नहीं है। कल मैंने बल्कि कमेटी में भी ये बात कही और ये बात पिछली दफा मैं आईटी की स्टैंडिंग कमेटी में थी तो मैं बार बार कहती थी कि खुदारा खवातीन एक्सपर्ट्स को आप इसमें जो आईटी टेक एक्सपर्ट्स हैं उनको आप इंडक्ट करें ताकि औरतें कंफर्टेबल हो अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कराने में। अब मसला ये है कि यहाँ पे केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन कैपेसिटी जो है, जो ऑफिसर्स हैं जो रेड करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, जो अरेस्ट करने के लिए जिनको जाना होता है, उन ऑफिसर्स की तादाद कम है। तो डेफिनेटली जो केसेस बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल बन जाते हैं, ये बहुत ज्यादा हरासमेंट कर रहे होते हैं और बुलिंग की नौयत बहुत खतरनाक होती है, तो उस पर तो एनसीसीआई ये फौरी तौर पर एक्शन ले लेता है। बट देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि साइबर स्टॉकिंग हो, ये जो टिकटॉक के ऊपर लोगों के खिलाफ वीडियोस बना के या सोशल मीडिया पे किसी की तस्वीर लगा के पीछे बैकग्राउंड में आप कुछ भी गलत जुबान इस्तेमाल कर लें और आप समझते हैं कि आप इस किस्म का जुर्म करके बहुत आसानी से अपने घर पे सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, किसी का सुकून बर्बाद करके, तो ऐसा नहीं है। और ये है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे, इनोसेंट बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता, जो टॉडलर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको, तो इसके लिए फिर वही इदारे जो बने हुए हैं और लोग उनकी तरफ देखते हैं कि वो उनको किसी न किसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं, इससे हम कानून को सख्त करने जा रहे हैं। ठीक हो गया।
ताकि कानून इतना सख्त हो कि बेलेबल ऑफेंस ना हो। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी को हरासा करें, डिफेम करें और कल को बेल लेकर अपने घर सुकून की नींद सोएं। और ये इजाफा जो है ना, ये अपेरेंटली लग ऐसा रहा है कि लोग इतना ज्यादा डरते नहीं है उस कानून से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाए अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो। इस पे सजाएं हैं, इस पे सजाएं हैं। मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से बता दूं, 25 लाख रुपए इसमें मिनिमम जो है वो जुर्माना है। और विल हैव टू चेक ना कन्विक्शन रेट क्या है ना सजाएं मिलती भी हैं या नहीं। कन्विक्शन रेट भी तो देखना पड़ेगा ना, अदरवाइज अगर ये बेलेबल ऑफेंस होगा तो इट विल बी इजी। देखिए पहली बात तो मैं आपको एक और बात बता दूं, बिकॉज मेरी बड़ी इन डेप्थ इसके ऊपर मालूमात है। जब इसके अंदर कोई केस आपका रजिस्टर हो जाता है, आईपी एड्रेस आपके जब IFIA में चला जाता है, आईपी एड्रेस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगा जाता है कि ये आईपी एड्रेस हरास कर रहा है, ये किसका आईपी एड्रेस है। और 2 हफ्ते के अंदर फेसबुक हो, टिकटॉक हो, या जो भी सोशल मीडिया का ऐप है वो आपको दे देता है इदारों को कि ये आईपी एड्रेस इस लोकेशन का है और ये इसके नाम पे वाईफाई चल रहा है, इसके नाम पे डिवाइस है। वो बिल्कुल अता पता आपका सब दे देता है। जब आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद जो क्रिमिनल है वो बच नहीं पाता, फिर सजा यकीनी है, चाहे वो पक्की तौर पर जेल भी ले ले। लेकिन ये ट्रायल चलता है तो उसके पास क्योंकि एविडेंस NCCIA का इतना पक्का होता है कि बिल्कुल ठीक है। विल हैव टू मेक मोर पब्लिक देन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि अगर किसी ने ऐसा किया था तो उसको सजा भी मिली है, ताकि लोग इबरत हासिल करें उससे। हमारे साथ भी होता है, पहले हमारे साथ भी होता है, अगर कोई आपको जो है साइबर स्टॉकिंग कर रहा है, कोई आपके खिलाफ ठीक है ना साहिबा, चला रहा है तो बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास जरा वक्त की कमी है ना साहिबा, बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट आ गया। हमने खुरम नवाज साहब की तरफ भी जाना है। खुरम साहब वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा बता दें आपकी नज़र में ये जो अप्रोच कर रहे होते हैं लोग या फ्रॉड कर रहे होते हैं, इनके मकासद क्या होते हैं? ख़ास तौर पर आम लोगों से तो मकासद होते हैं कि किसी ना किसी तरह से पैसे हथिया लिए जाएँ। पार्लियामेंटेरियंस को एक्सेस करने का इनका मकसद आपको क्या लगता है पेरेंट? और एक्सेस कैसे किया जाता है? आपके पब्लिक नंबर से जो कि पार्लियामेंटेरियंस का वेबसाइट पर मौजूद होते हैं, या फिर आपके पर्सनल नंबर्स पर? देखिए अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो एक ही नंबर है पब्लिक के लिए भी और पर्सनल भी। तो उसी को जब मैंने ये इसकी हुआ तो उसने किसी मेरे फेसबुक पेज से मेरा नंबर उठाया हुआ था और उसको ये उसके ऊपर उसने ये सारा कुछ किया। देखें अब इशू क्या है? इशू ये है कि हमें इन चीज़ों को, एक तो इसके ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि हमारी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस को पहुंचाने की भी ज़रूरत है कि लोग अपने ख़ास तौर पे जो बैंकिंग फ्रॉड आजकल हो रहा है, हमारे एक पार्लियामेंटेरियन के साथ उनकी बंद सिम को खुलवाया गया और उसी के ऊपर ऑनलाइन बैंकिंग भी और 15 लाख रुपया भी उनके अकाउंट से चला गया। तो एक तो हमें अपने जितने भी OTP कोड्स हैं वो सारे चीज़ें हमें बहुत संभाल के रखनी चाहिए। कोई ऐसे लिंक्स जो बाज़ औक़ात आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी जगह पे आ रहे होते हैं तो वो नहीं हमें खोलने चाहिए। और उसके अलावा देखें कानून तो अब बन गया, इदारा भी बन गया, लेकिन हमें यहाँ पे IT प्रोफेशनल की ज़रूरत है इस इदारे के अंदर। और दूसरा कि जो भी लोग अगर कोई पकड़े भी जाते हैं तो उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको सजाएं भी ज़रूर मिले, ताकि ये लोगों को ना आइंदा के बाद ऐसा कोई इस तरफ ये जो स्कैम्स हैं ये होने बंद हो जाए। लेकिन आप अगर ये कहें कि 100% हम इनको रोक सकते हैं तो जाहिर बात है कि लोगों को बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता कि आगे वो फ़ोन किसको कर रहे हैं। एटलीस्ट बढ़े तो ना। हमारा पॉइंट ये है कि 100% हम सब जानते हैं कि शॉर्ट कमिंग्स हर माशरे के अंदर होती हैं, हर मुल्क के अंदर होती है, लेकिन एटलीस्ट बढ़े तो ना। पिछले साल की निस्बत अगर इस साल NCCIA ही बता रहा है, उसकी वेबसाइट बता रही है कि 12.7% ज़्यादा केसेस हुए हैं, जिसमें 47% फाइनेंशियल स्कैम के केसेस हैं, तो डेफिनेटली फिर सवाल उठाना तो बनता है ना कि NCCIA किस तरह से काम कर रही है। इनको एटलीस्ट उस सतह पर रोक कर तो रखे जहाँ पर मौजूद है। अगर कम नहीं हो रहे एटलीस्ट आगे तो ना बढ़े। तो नाज साहिबा की बात से मैं कंप्लीटली एग्री करूँगी कि ये जो लॉ है इसको मजीद सख्त होना चाहिए और कन्विक्शन रेट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, राजा खुरम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया और हमें बताया कि किस तरह से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। नाज बलोच साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आई होप जितने भी लोग हैं वो महफूज रहें, स्पेशली जो हमारी ओल्डर जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन या इवन हमारी जनरेशन जल्दी आ जाते हैं इनके झांसे इतने क्रिएटिव हो चुके हैं स्कैमर्स कि आपको समझ ही नहीं आती कि किस तरह से आपको दाव लगाकर वो चले जाएंगे। तो बी वेरी वेरी
विजिलेंट। कोई भी आपसे कोड मांगे आपने नहीं देना, कोई आपको कोई लिंक भेजे कि इसको ओपन करें आपने ओपन नहीं करना है। अपने आप को आपने महफूज खुद ही बनाना है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे, खुशामदीद बात करते हैं लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया उस हवाले से। भाटी गेट के करीब एक माँ और 10 महीने की एक बच्ची वो एक सीवरेज लाइन में गिर गई हैं। एक नाला या सीवरेज लाइन इसको हम कह सकते हैं। माँ की लाश मिल गई है, 12 घंटे गुजर गए लेकिन बेटी उसकी तलाश अभी तक जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। अभी हम कराची के दुख से नहीं निकले थे, कराची में जो कुछ हुआ उसके बाद अब ये, और हमें लग रहा था कि शायद ये कराची में ही इस तरह के वाकयात ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन लाहौर में यहाँ पर भी ये वाकयात हो रहे हैं। तो इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। उमैर राना हमारे नुमाइंदे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उमैर, जरा थोड़ी सी तफसील बताएं, किस तरह से ये खातून और उसकी बच्ची इस सीवरेज लाइन में गिर गई हैं और फिर बच्ची की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक भी थोड़ा सा बताएं। उमैर क्या हुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 15 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक जो है ये मौमा हल नहीं हो चुका है। मुमकिन तौर पर तकरीबन 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो 24 साल खातून थी उसकी लाश जो है वो तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर के एरिए के बाद जो आउटफॉल रोड की जो रोड है उसके डिस्पोजल स्टेशन से बरामद हो चुकी है, लेकिन 10 माह की जो बच्ची है उसकी लाश अभी तक बरामद नहीं हो चुकी है। ये अफसोसनाक वाक़या आया किस जगह पेश है मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन 4 फीट जो चौड़ा ये एक मेन होल है। रात तकरीबन 7:30 बजे का वकूआ है। ये 7:30 बजे इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर रक्षा जो है वो ठहरा है। ये जो चादर ग्रीन कलर की लगी हुई है ये रात इस वाक़े के बाद यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि जब यहाँ पर रक्षा रुका तो वो खातून जो कहा यह जा रहा है पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कि यहाँ पर वो रक्षा रुका है। रक्षा उतरने के बाद जो है खातून अपनी 10 माह की जो बेटी उसकी गोद में मौजूद थी उसने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा था, इस इलाके में अंधेरा था, तो वो यहाँ पर मुमकिन तौर पर इस जो गड्ढे में जो मेन होल है ये खुला हुआ था। इसको कवर अभी सुबह किया गया है, ये रात से भी खुला हुआ था तो इसके अंदर गिरी है। आपको अगर मैं दिखा सकूं, अगर शायद कैमरामैन मेरा दिखा सके, इसकी जो तकरीबन गहराई है वो 15 फुट गहराई है। 15 फुट गहराई में जब वो खातून अपनी बच्ची के साथ यहाँ से गिरी है तो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक रेस्क्यू को कॉल की गई। रेस्क्यू के ये कहा जा रहा है कि 7:30 बजे रेस्क्यू का जो ऑपरेशन रूम है वहाँ पर कॉल मौसूल हुई है, जिसके बाद 4 मिनट के बाद रेस्क्यू ने रिस्पॉन्ड किए। 4 मिनट के बाद से अब तकरीबन 15 घंटे हो चुके हैं, कार्रवाइयाँ जारी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। गोताखोर यहाँ पर जो यहाँ पर जा सकते हैं, रेस्क्यू के एहलकार वो इसके अंदर भी यहाँ पर जाने के बाद जो है 3 जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन जो खातून की लाश है वो 24 साल खातून तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जो आउटफॉल रोड का डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ से बरामद हुई है। रेस्क्यू एहलकारों से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये 1.5 फीट चौड़ा पाइप है और कर्व भी इस पाइप के अंदर मौजूद हैं जो 3 किलोमीटर का एरिया बनता है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि खातून की वो लाश है, लेकिन अभी तक 10 माह की जो बच्ची है उसकी लाश को ढूंढने के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ हमें थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा। उमैर, वाक़े के बाद मैं थैंक यू, आपने बता दिया सारी सिचुएशन के बारे में या किस तरह से ये वाक़या हुआ है, ये ट्रेजेडी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल ये है क्या हमें इसको रेस्क्यू कहना चाहिए, क्योंकि अब अगर एक लाश मिल चुकी है तो वो बॉडी ढूंढने के लिए जो है ना ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू तो जिंदा लोगों को किया जाता है और अब जिनकी जान चली गई है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसको OSD किया जाएगा, किसको मुअत्तल किया जाएगा? वज़ीर आला ने तो नोटिस ले लिया, क्योंकि वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, ठीक है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो उनसे जब बात की जाती है तो वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात धर रहे होते हैं। बिल्कुल वही हमें सिचुएशन नज़र आएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो जैसे हमें कराची के अंदर सिचुएशन नज़र आई थी कि यहाँ पर भी वैसी नज़र आए, लेकिन जानें चली गई हैं। अब बाद में उसको कवर करने से, बाद में उधर एक ग्रीन कपड़ा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 जानें जो हैं, 10 माह की बच्ची है, 24 साल की वो खातून थी, बच्ची थी, मैं उनको बच्ची कहूँगी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी और उसके बाद उनकी जान का चले जाना इंतहाई अफसोसनाक है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। This segment is brought to you by AKD Securities Limited.
एंड मनी मैटर्स में खुशामदीद। आपको पता है कि मनी मैटर्स में हम आपके पैसों की बात करते हैं कि आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या हो रहा है ये हमारा खासा है और हमारा फोकस रहता है। तो आज भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या ये वक्त सही है इन्वेस्ट करने का या नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं कमाल अहमद जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उनको वेलकम करेंगे और उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि भाई कहाँ कौन से स्टॉक्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। कमाल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आज क्या सिचुएशन है स्टॉक मार्केट की? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट सिचुएशन पे देखें तो मार्केट इस वक्त 933 पॉइंट्स ऑलमोस्ट लूज करे हुए मार्केट ने इस वक्त, और पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो कंसेक्यूटिवली जो है वो थोड़ा सा अपने लोज को एक्सटेंड कर रही है। हम इसको कंसोलिडेशन फेज भी कह सकते हैं या एक रेंज बाउंड एक्टिविटी भी मार्केट के अंदर कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स उस तरह से नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं जिस तरह से हमने प्रीवियसली मार्केट में वॉल्यूम्स को प्रोड्यूस होते हुए देखा है। बेहतर ये है कि मार्केट के अंदर क्योंकि ये रोल ओवर वीक भी है और कल इसका लास्ट सेशन भी होगा इस रोल ओवर वीक का, तो पोजीशंस इसके अंदर यूजुअली ये होता है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहती है, सो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं इसके अंदर। सो अभी मार्केट एक साइडवेज पैटर्न ले रही है, तो आई थिंक थोड़ा सा ड्रैग डाउन हो सकती है। अगर प्रिसाइसली लेवल्स की बात कर लें इंडेक्स के, सो 1,87,455 के लेवल के पास इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है, और लग ये रहा है कि यहाँ से 1,86,500 की जो लेवल है मार्केट के लिए वो एक अहम सपोर्ट होगी जहां पर बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो सकता है। तो आई थिंक ये पोजीशंस को वहां पर लेना चाहिए। और वीक बेसिस पे अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने लास्ट वीक में भी बात करी थी और उससे पहले हमने ये बात करी थी कि मार्केट के कंसेक्यूटिवली 9 हफ्ते हुए हैं जिसमें मार्केट ने रिलेंटलेस बुल रन जो है वो दिखाया था। अब ये 10वां वीक स्टार्ट हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा ईज ऑफ मार्केट कर रही है। सो ईज ऑफ होना भी जिस तरह से पहले भी डिस्कशन हुई थी कि एक हेल्दी साइन होता है, एक थोड़ी सी करेक्शन होती है मार्केट के अंदर, तो वो आगे के लिए जो है वो फर्दर बेहतर होती है और आगे के लेवल्स जो होते हैं वो फर्दर एक्सप्लोर करती है मार्केट, या फिर कमाल साहब थोड़ा सा बता दें कौन से एरियाज होते हैं वो अनफोल्ड करती हैं। अगर आप स्पेसिफाई कर दें कोई कौन से सेक्टर्स हैं जो टेक्निकली तौर पर आपको ज्यादा स्ट्रांग या ज्यादा मजबूत लग रहे हैं? देखें फर्टिलाइजर सेक्टर से आप FSC को देख सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर OGDC PPL ऑब्वियसली ये इंक्लूडेड है। साथ में PSO एक्यूरियस लेवल्स के पास है। आई थिंक PSO के अंदर भी जो है वो पोजीशंस अच्छी बन सकती हैं और इसके अंदर भी हमें जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर अच्छे कैपिटल गेन्स जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा कमाल साहब, यू बीइंग द टेक्निकल एनालिस्ट, तो थोड़ा सा ज़रा ये समझाइएगा बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि क्या मार्केट जो है सिर्फ स्पेकुलेशन एंड वॉलेटिलिटी पर चलती है और नेचुरल फ्लो होता है, या फिर पैटर्न्स भी नोट किए जा सकते हैं जिसको देखकर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ओके मार्केट अब इस तरफ जा रही है तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो एक्चुअली होता ही ये है कि मार्केट को जज करने के लिए 2 स्टडीज यूजुअली जो है वो फॉलो करी जाती। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ग्रोथ स्टोरीज वगैरह देखते हैं। उसके बाद जो है वो उस कंपनी की जो है वो कोई आगे के लिए आप फोर्सी करते हैं। इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप जो है वो प्राइसेस का बिहेवियर नोट करते हैं। ये स्टडी जो होती है ये बिहेवियर की स्टडी होती है जिसके अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा अहम होता है, दूसरा वॉल्यूम्स जो होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहम किरदार करते हैं। तो इन स्टडीज़ को ही रीड करने का नाम जो है वो हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ पैटर्न फॉर्म्स होते हैं, कुछ इंडिकेशंस आपको मिलती हैं कि मार्केट ने प्रीवियसली या स्टॉक ने प्रीवियसली इस तरह का बिहेव किया था, तो लाइकली है कि आगे की जानिब बढ़ते हुए ये स्टॉक जो है वो इसी तरह का बिहेवियर फॉलो कर ले। तो इस तरह से जो है वो पैटर्न्स को मद्देनजर रखा है। तो मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं जो कि बुलिश भी होते हैं, कुछ बेयरिश भी होते हैं। सो उनको देखा जाता है, अगर वो पैटर्न्स पर्टिकुलरली फॉर्म हो रहे होते हैं सो उनकी बेसिस के ऊपर आप एनालाइज कर रहे होते हैं कि इसकी ये पैटर्न है और फर्दर जो है वो इसके अंदर या तो अपसाइड नजर आ रही है या फिर डाउन साइड नजर आ रही है। अच्छा, बीइंग एन इलिटरेट पर्सन इस कैटेगरी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा साइकोलॉजिकल मामला भी है कि इन्वेस्टर्स एक दूसरे को भी देख रहे होते हैं कि सब यहाँ से पैसे निकलवाने लगे हैं तो हमें भी निकलवा लेने चाहिए। ओके, अच्छा कमाल साहब ये बता दीजिए, आप जो एक सवाल ले लीजिए उसके बाद उसके साथ आप इसको क्लिप कर दीजिएगा। जो करेक्शन आती है मार्केट के अंदर, आप बता रहे थे कि कुछ अर्से के बाद आती भी है, तो उसका यूजुअली टाइम फ्रेम क्या होता है? कितने वक्फे के बाद आती है, या कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसको देखकर इन्वेस्टर्स को सोच लेना चाहिए कि अब क्योंकि करेक्शन आने वाली है तो अपने आप को सेव कर ले, महफूज कर ले उस नुकसान से?
देखिए जो करेक्शन होती है इसका कोई टाइम फ्रेम तो डिफाइन होता नहीं है। अलबत्ता कुछ इंडिकेशन आपको मिलती है कंसोलिडेशन की, जो है वो आपको फॉर्म होना शुरू हो जाती है, मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है एक ही रीजन के पास, या वो स्टॉक के प्राइस जो है वो एक ही रीजन के पास जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो ये भी इंडिकेशन होती है। दूसरा, जब कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी का शेयर जो है वो एक तेज रन के अंदर चल रहा होता है, एक न्यू हायर हाइज बना रहा होता है, तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स हो गया, या बॉलिंजर बैंड्स हो गए, तो ये आपको इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि ये एक ओवरहीट कंडीशन में पहुंच गए और हो सकता है कि नियर टर्म के अंदर ये थोड़ा सा प्राइसेस स्टेबलाइज करें और वहां पर जाकर जो है वो आपको प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा एक पॉज नजर आए। तो वो एरिया भी ऐसा होता है कि जहां पर जाकर आपको इंडिकेशन मिल रही होती है कि इसके अंदर जो है वो अब थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आ रही है प्राइसेस के अंदर, और अगर ड्रैग डाउन होता है अपने रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे जाकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि अब आपको इस स्टॉक से जो है वो एस्केप करना चाहिए, इस स्टॉक से जो है वो अपनी पोजीशंस को पुल आउट करना चाहिए। ऑलराइट, थैंक you. यू कमाल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जितने भी देखने वाले हैं, हमने आज भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है और जितने इन्वेस्ट करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर को अपडेट कर दिया कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथ साथ हम आपको सिखा भी रहे हैं और खुद भी सीख रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है ना, क्योंकि आपने वैसे प्लान किया है, मैं वैसे सोच रही हूँ कि अब कर ही दे तो बेहतर मुझे है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है स्टॉक एक्सचेंज, हालांकि हम रोज समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ चीजें समझ भी आ रही होती, पर मुझे लगता है कि मेरे लिए शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, कब आपको समझ आएगी, जब हाँ। आप पैसे लगाएंगे नुकसान होगा ना, फिर आपको ये जो अच्छा आपने समझ कहा है। आनी है ना वो सारी जिंदगी True के लिए that. भूलनी नहीं है। तो हमारे साथ रोजाना इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, मैं तो रिस्क काफी फैक्टर कुछ है ना, कुछ लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते, लेकिन रिस्क के अंदर ही फिर मार्जिन निकलता है जिसमें आप गेन भी कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप मजीद भी सीख सकते हैं हमारे इस सेगमेंट मनी मैटर्स के थ्रू। आप चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे पास और भी अहम सेगमेंट्स हैं। स्टे विद अस। अमेजिंग ड्रामा मुअम्मा जो इस वक्त हम टीवी के ऊपर चल रहा है, वो तमाम लोग जो मुअम्मा देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि भाई क्या कमाल किस्म का ये ड्रामा बनाया गया है। कमाल अदाकारी है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े कम बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी सबा कमर को सेलेक्ट किया है, कास्ट को सेलेक्ट किया है, Hats भाई off. सैल्यूट है आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है इससे बेहतर कास्ट और कोई हो नहीं सकती थी। सबा कमर ने जो एक्टिंग कर दी है, उनको हर जगह से जो उनकी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग हैं ना, वो जितना ज्यादा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, काबिले तारीफ नो है डाउट। right now. सबा कमर की हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा फैन है। जब मैंने उनका ड्रामा देखा था मात, मैं उसी वक्त से उनकी फैन हो गई थी। जो उनकी एक्टिंग है लाजवाब, बा कमाल, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाए उनके लिए कम है उनकी तारीफ के लिए। और ये ड्रामा जिस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, जो एक नफ्सियाती किस्म का वो कैरेक्टर दिखाया गया है, अब उसके मजीद जो राज आगे आगे अगली एपिसोड्स में खुलने हैं वो अब देखना बाकी है। बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्या है इसकी? और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन है, तो हमने सोचा कि जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और जब भी हम ड्रामास की बात करते हैं या इस तरह के डिफरेंट इश्यूज की बात करते हैं कि एक औरत जब बदला लेने पर आ जाती है तो फिर सोसाइटी के अंदर क्या कुछ हमें नजर आ रहा होता है। कहानी बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, आप सब जो देख रहे हैं कि इसके अंदर वो एक मालिक मकान है, वो इस तरह के जोड़ों को किराए पे घर देती हैं जिनकी नई नई शादियां हो, और फिर उनकी दरार डालती हैं बीच में, फिर मैनिपुलेशन करती हैं। बहुत नफ्सियाती सा कैरेक्टर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माविश एजाज, आप सब जानते हैं, मारूफ ड्रामा क्रिटिक हैं, इसके अलावा हमारे नफ्सियात भी हैं। तो वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, जरा उनसे बात कर लेते हैं कि नफ्सियाती जो ये थ्रिलर है इसका क्या असर हो रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर, एंड देन ओवरऑल जो एक्टिंग या ड्रामा उसको वो किस तरह से क्रिटिक करेंगे। माविश, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वी नो कि आपने बड़ा लास्ट मोमेंट के ऊपर हमें ये वक्त दिया है, बट आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग टू यू। देख रही हैं मुअम्मा? देख रहे हैं, हम डे 1 से इसको प्रेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो, एज ऑलवेज सच अ डिलाइट टू स्पीक टू यू गाइज एज वेल। डे 1 से, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं उन लोगों में से थी जो जब पीपल वर स्लीपिंग ऑन इट, लोग देख नहीं रहे थे, और मैं पहले दिन से शोर मचा रही थी कि ये बहुत अच्छा ड्रामा है, दिस इज द वन टू वॉच, इट्स अ ब्रिलियंट शो, इट इज द बेस्ट थिंग ऑन टीवी राइट नाउ। मुझे याद है ब्रिलियंस इन एवरी सीन। मैंने ट्वीट देखा था माविश हयात का, महविश हयात साहिबा का, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो सबा कमर कर रही है सारे अवार्ड्स इनको दे देने चाहिए। एंड देन जो मुझे थोड़ा सा देखने का मौका मिला, आई कंप्लीटली एग्री विद हर। मतलब सबा कमर तो हर मर्तबा सरप्राइज करती हैं। मेरी ट्वीट होगी वो, कोई भी ड्रामा, मेरी ट्वीट होगी वो आयशा। मुझे लगता है पैरामीटर्स ये होने चाहिए कोई भी ड्रामा देखने का। अगर सबा कमर किसी प्रोजेक्ट में है तो वो हमने हर हाल में देखना ही है। ऐसा ही है माविश?
बिल्कुल ऐसा है। और आई थिंक सबा कमर अब अवार्ड से ना बरी जिम्मा हो गई हैं। वो कहते हैं ना कि शी इज इन अ लीग ऑफ हर ओन, तो एक होना चाहिए सबा कमर अवार्ड्स। अगर आप सबा कमर के करीब जा सकते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा सा अवार्ड्स मिलने चाहिए, क्योंकि सबा इज वन ऑफ दोज पार एक्सेलेंस एक्टर्स जो कि कहानी को, जिसे हम अंग्रेजी में एक टर्म यूज करते हैं, अंडरस्टैंड द असाइनमेंट। हॉलीवुड में जब आप बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो हो गए, डैनियल डे ल्यूइस हो गए, या इस तरह के वो एक्टर्स जिन्होंने किरदार को पी कर, उस किरदार के अंदर समा के उन्होंने ऐसी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दी हैं जो सारी जिंदगी याद रहती हैं। तो आई थिंक सबा इज वन ऑफ दोज वेरी वेरी रेयर एक्टर्स। इस कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट वो प्ले कर रही हैं, प्रोटैगनिस्ट कहना चाहें, एंटैगनिस्ट कहना चाहें, जो भी कहना चाहें, वो जो ये किरदार प्ले कर रही हैं, उनके किरदार की जो इन्फ्लेक्शंस जो वो खुद लेकर आती हैं ना, उससे बहुत सारी बातें बगैर बोले, बगैर समझे, बगैर लाइनों के, बगैर मोमेंट्स के आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और प्रॉप्स टू द राइटर, टू द टीम ऑफ मुअम्मा, टू द डायरेक्टर ऑफ मुअम्मा, कि उन्होंने इस कहानी को इतना सॉलिड तरीके से लेके चल रहे हैं। एक मिनट के लिए भी आपकी नज़र जो है ना वो इधर उधर नहीं होती। कि ड्रामों में अमूमन ये भी होता है कि बड़े फिलर सीन्स होते हैं, बड़े फिलर मोमेंट्स होते हैं, लेकिन मुअम्मा में ऐसे कोई फिलर सीन्स नहीं है, फिलर मोमेंट्स नहीं है। हर मोमेंट, इवन एक ऐसा मोमेंट जब वो स्पिन करके दूसरी तरफ देखती है ना, वो तक मोमेंट सिग्निफिकेंट है। वो जहां आरा का जो कैरेक्टर है ना, वो वाकई मुअम्मा है सबके लिए। मैं चाहूंगी स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। आपको स्क्रिप्ट इसका कैसा लगा? क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इस टाइप का कोई स्क्रिप्ट मैंने पहले इसे देखा हो। इस तरह की कोई कहानी मिलती जुलती नफ्सियाती मसाइल पर बनती हैं कहानियां, लेकिन इस तरह का कोई हमें मिलता जुलता कैरेक्टर पहले नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि होता क्या है कि हमारे ड्रामों की एक खास ऑडियंस होती है, हमारे लिखने वाले भी उसी तरह बनाते हैं, डायरेक्ट करने वाले भी उसी तरह बनाते हैं, चैनल भी उसी तरह सोचता है। लेकिन इस ड्रामे और इस प्रोजेक्ट से ये एक बहुत अच्छी इस बात की एक निशानदेही होती है कि पाकिस्तानी ड्रामों के चैनल अब अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका कंपटीशन जो है ना, या जो वो जिसके मद्दे मुकाबल खड़े हैं, वो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, OTT और प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जब आपकी ऑडियंस उनसे एक्सपोज्ड है, और सिर्फ अब आपकी सिर्फ डिजिटल वो टीवी की ऑडियंस नहीं, आपकी डिजिटल ऑडियंस भी है जो बैठ के आपका शो भी फेसबुक पे देख लेती है, या इंस्टाग्राम पे बैठी वो स्क्रॉल कर रही होती है। कल परसों मैंने सिर्फ मुअम्मा की एक छोटी सी क्लिप शेयर की थी जिसमें मैं रिस्पॉन्ड कर रही थी। इस वक्त उसके 400,000 व्यूज हो चुके हैं प्लस टिकटॉक के ऊपर। एंड व्हाई? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसमें कोई बड़ी कोई थीसिस लिखी है। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द वे दैट शी इज रिस्पॉन्डिंग टू अली अंसारीज कैरेक्टर, कि वो कहती है कि जी आपकी बीवी, तो आपने बीवी को किराए के घर में रखा हुआ है, आप अपनी बीवी के साथ तो ये सलूक करते हैं, अपनी बीवी को तो एक नौकर नहीं रख के दे सकते, और आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब कम ऑन। सो ये कहानी की जो ये नुआंसेस पिक की हैं डायरेक्टर ने, चैनल ने, जिस तरह इस कहानी को पूरा तरतीब दिया है ना, इट इज अटर ब्रिलियंस, एंड दैट इज व्हाई ये लोगों के साथ इतना मकबूल हो रहा है। हकीकत से कितना करीब लगता है? ठीक है, देखने के लिहाज से बहुत अच्छा है, बिकॉज हम तो वो वाली ऑडियंस है ना नेटफ्लिक्स का, जैसे आपने खुद जिक्र किया, ब्लैक मिरर देखने वाली, साई-फाई मूवीज देखने वाली, डेफिनेटली हम उसको एंजॉय भी करते हैं और हमारी इमेजिनेशन भी उससे वसी होती जाती है। जहां आरा का ये कैरेक्टर जो है मुअम्मा, ये हकीकत से कितना करीब तर आपको लगता है, या सिर्फ हमें इसको एक फिक्शनल कैरेक्टर के तौर पर ही देखना चाहिए? आई थिंक कुछ चीज़ें ड्रामेटिक लाइसेंस में तो ज़ाहिर एक्स्ट्रापोलेटेड हैं और बहुत ही एक ओवर द टॉप तरीके से दिखाई हैं, जो कि हमें मज़ा आ रहा है वो देखने में, जैसे आपने कहा। लेकिन क्या हकीकत ये नहीं है कि औरतों के साथ ऐसे मर्द होते हैं जो उनके ऊपर दूसरी औरतें मुसल्लत करते हैं? क्या औरतों को उनके माँ बाप अबैंडन नहीं करते? क्या ऐसे बेटे नहीं होते जो अपने माँ बाप को बूढ़े वक्त में, बुढ़ापे में या बुरे वक्त में छोड़ देते हैं? अस्मा अब्बास और सैयद मोहम्मद अहमद साहब प्ले कर रहे हैं, इनकी वालदैन प्ले कर रहे हैं सबा कमर के, उनके फ्लैशबैक में हमें नजर आता है। तो बहुत सारी रियलिटीज ऐसी हैं जो हकीकत से बहुत करीब हैं। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, बहुत सारी औरतें, या बहुत सारी औरतें तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे जो क्रिमिनल माइंडेड खवातीन जो होती हैं, जिनकी बैकग्राउंड में ये नहीं होता है कि वो जरूरी नहीं होता है कि वो बनने ही जा रही होती हैं क्रिमिनल, या वो बनने ही जा रही होती हैं ऐसी औरत जो कि मर्दों से बदला लेगी और ये करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो बैक स्टोरी समझना जरूरी है। और ये बैक स्टोरी, द फैक्ट दैट इट्स रूटेड इन रियलिटी, मेक्स यू थिंक कि यार जिस औरत के साथ ऐसा हुआ है, सारी औरतें बैठ के रोती नहीं है, कभी कभी औरत बदला लेने भी खड़ी हो जाती है। एक और स्टोरी भी है ना, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। मैं चाहूंगी कि उसको भी आपके होते हुए हम एड्रेस कर लें। अमाविश, तनकीद भी की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं ये देख रही थी कि ये जो ड्रामा है, इसके अंदर लोग जो है ना अपने मुताबिक इसके कोई ना कोई एंगल निकाल के इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। जायज है तनकीद? जी, बिल्कुल जायज़ नहीं है। लोग, किसी ने ये भी कहा है कि ये ड्रामे में ये दिखाया हुआ है, वो गलत चीज़ें दिखाई हुई हैं, फहाशी दिखाई हुई है। पाकिस्तानी ड्रामा पूरी दुनिया में, कोई भी ड्रामा, इवन आप
टर्किश ड्रामाज उठा लें आप, दुनिया का इस वक्त कोई भी ड्रामा, जो बड़े ड्रामों की इंडस्ट्री की बात हो रही है, कोरिया के, इंडिया के, टर्की के, कितने भी ड्रामे हैं, पाकिस्तान का ड्रामा सबसे ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली है और बड़े अरसे से रहा है, और आई एम श्योर आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारी अपनी वैल्यूज़ ऐसी नहीं हैं, उसमें भी हम इतनी कोई हमारी गुंजाइश ही नहीं है, हमारी जो वैल्यूज़ बनी हुई हैं बड़े पुरानी कदरें बनी हुई हैं। तो ऐसा कुछ ड्रामे में नहीं दिखाया गया है। हाँ, ये होता है कि हर थोड़े दिनों बाद कोई बंदा आके ड्रामे की कोई एक क्लिप उठाता है या कोई एक चीज़ उठा के शुरू कर देता है, और इसको हम अंग्रेजी में, जैसे आपने लफ्ज़ भी सुना होगा, रेज बेटिंग कहते हैं। मैं आपको इश्तियाल दिलाने के लिए ना मैं बताऊं, देखें जी ये कितना गलत हो रहा है, वो देखें जी। अब कोई बंदा फारिग बैठा है, उसने पूरी चीज़ तो देखी नहीं, देखा हाँ बड़ा गलत हो रहा है। इस तरह की तनकीद वो ड्रामे के अंदर भी एक उसका हिस्सा भी था, जब वो सारे मोहल्ले वाले आ जाते हैं, उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं और ऐसे ही अल्फाज वो भी बोल रहे होते हैं कि आपने क्या फहाशी फैलाई हुई है पूरे मोहल्ले में। No, it's life imitating art and art imitating life. And the thing about मोमा is and मंटो के ऊपर भी यही तनकीद हुई थी, और ये कोई नया नहीं है कि आज हमारे यहाँ ये हो जाता है। मंटो ने जब इतनी ऐसी कहानियाँ लिखी थी जो माशरे के बहुत सारे ऐसे अनासर को उन्होंने दिखाया था, तो वो अनासर के ऊपर भी जब कोई बात करने लग गया और मंटो ने जिस तरह बात की, तो लोगों ने उनके ऊपर भी केसेस कर दिए थे। तो इट मीन्स कि इट इज़ हिटिंग अ नर्व, इट मीन्स इट्स हिटिंग सम प्लेस। एंड अगर आप जनरली भी मॉरल स्टैंडर्ड्स के हवाले से देखें तो ड्रामे में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर किसी ने खुद की दिमाग की अपनी गंदगी लगाई हुई है और वहाँ पे उनको ये चीजें ऐसी नजर आ रही दिखाया हैं, तो बुरा मान गए, शायद बुरा वही लोग मान रहे हैं या कहीं ना कहीं अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं इन किसी ना किसी कैरेक्टर में। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे अपनी जो माशरे की जो सच्चाइयाँ होती हैं वो आर्ट के थ्रू ही दिखती हैं। जैसे सबा कमर के कैरेक्टर के साथ जो कुछ हुआ है, कोई ये बात करे जो ये लोग इस पे इतना शोर मचा रहे हैं कि जी उसने ऐसे कपड़े पहन लिए। अच्छा मज़े की बात है, वो कपड़े क्या पहनी, वो साड़ी पहनी है, शलवार कमीज पहनी है, और सबा जो है वो बड़ी अपनी डिग्निटी के साथ भी लेके चल रही हैं वो उस पूरे कैरेक्टर को। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं इस तनकीद को जायज़ मानती। कोई और बात पे तनकीद अगर कर सकते हैं, हमारी वाकई इक़दार के साथ जब कोई ऐसा खिलवाड़ होता है तो उस पर हम बिल्कुल बात करेंगे और हम आपका साथ भी देंगे, लेकिन खामखा में तनकीद बराए तनकीद और सबा के कैरेक्टर को और फिर सबा की जो माविश के हर इंसान जो है ना, हर इंसान जो है वो वही चीज देखता है जो शायद खुद उसकी जो वो खुद होता है, जो वो खुद होता है, वो उसी को देख रहा बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये ऐसा ही है। सबा कमर को हमें वो काबिल तारीफ है, जबरदस्त काम कर रही है, उनका किरदार बहुत ही मिस्टीरियस है और उनको देखकर मजा आ रहा है। एक अच्छा टाइम जो है ना वो स्पेंड होता है, सीखने का मौका भी मिलता है। अच्छा, बाकी कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन सबा ऐसा लगता है सारे एक्टर्स की एक्टिंग को खा जाएंगी पूरे ड्रामे में। ऐसा लग रहा है कि वो शायद वही नजर आ रही हैं। ऐसे ये वो शी इज द प्रोटैगनिस्ट। जब हिंदुस्तान भी गई थी, शी इज द प्रोटैगनिस्ट, एंड ऑब्वियसली बहुत हैवी फोकस है कैमरे का उनके ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है उन्होंने खाना ही था। लेकिन वो जितनी कमाल की अदाकार हैं, आप उनको नोट करें कि वो अपनी मजलूमियत वाले फेज में भी आप उनको देखते हैं तो आपका दिल भर आता है, क्या है बेचारी के साथ क्या हो रहा है। फिर जब आप उनको उस वेंचफुल फेज में देखते हैं तो भी आप कहते हो कि हाँ यार क्या करने जा रही है ये, ओ माय गॉड आई एम सो इन्वेस्टेड। सबा कमर इज़ वन ऑफ दोज रेयर एक्ट्रेसेस जो कि पाकिस्तान से बाहर जब भी वो गई हैं, जब भी उन्होंने कहीं भी वो खड़ी हुई हैं और उन्होंने अपनी एक बात की अपनी, तो उन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन की है। हिंदुस्तान में भी जब उन्होंने काम किया है तो वो ऐसे बड़े रोल्स उन्होंने किए हैं जिसमें उन्होंने अपने आप का पूरा लोहा मनवाया है, और उन्होंने अपने आसपास किसी को, मतलब इरफान खान के सामने एक्टिंग करना कोई मजाक बात नहीं है, उन्होंने उसको भी पूरा जबरदस्त तरीके से निभाया है। और पाकिस्तान में भी अप्रिशिएट किया है इरफान खान ने, वहाँ पर जो क्रिटिक्स मौजूद थे उन्होंने जितना उनको अप्रिशिएट किया है वो काबिले तारीफ हैं। एक मरतबा फिर से मुझे कहना पड़ेगा बिल्कुल बहुत शुक्रिया। और सबा के साथ एक और सबा के साथ बस एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने आर्टिस्ट को ना वैल्यू करना जानते नहीं है। सबा के साथ या किसी भी और आर्टिस्ट के साथ जो हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, ये जो आपने बात की ना कि ये फहाशी वाली सारी, ये प्लीज़ हम करना अगर बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं और बिल्कुल इज्जत और तमीज़ के दायरों में ही काम कर रहे हैं, तो उनकी भी इज्जत और लिहाज इनका बरकरार रखना चाहिए। भाई सबा जैसा कोई नहीं है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर, सबा जैसी एक्टिंग कोई नहीं करता है। मैं तो खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच माविश एजाज हमारे साथ मौजूद थी और बड़े अच्छे तरीके से वो बता रही थी इस ड्रामा के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में, और जो हमने ऑब्जर्व किया, हमने ज़ाहिर उनसे सवालात किए। ये ड्रामा आप देख सकते हैं हम टीवी पर बुध और जुमेरात रात 8 बजे, तो आपने देखना नहीं भूलना। आज भी यानी 8 बजे ये ड्रामा होगा। आप देखेंगे? मैं तो देख रही हूँ, ऑलरेडी 10 एपिसोड्स हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो कैचअप कर सकता है। जनाब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए। कहा जाता है आप जिस जगह पर रहते हैं, जो आपका घर होता है वो आपकी शख्सियत का आकाश भी होता है, कि आपका
इनर वर्ल्ड जो है ना वो किस तरह का है और उसको सजाने के लिए आप क्या क्या कुछ करते हैं, क्या किसी को हायर करते हैं या फिर खुद आपके अंदर वो सेंस मौजूद है, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसके ज़रिए आपका घर खूबसूरत हो सकता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग हो सकता है। तो आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है और इसी सिलसिले के अंदर हमारे साथ एक बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत भी मौजूद है जो आपको ये बताएंगी कि अगर आप एक होम मेकर हैं तो आप अपने घर को किस तरह से मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपकी फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली है तो किस तरह से आपकी स्पेस होनी चाहिए, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर आपकी घर की स्पेस कैसे खर्चा कितना आता है, खर्चा कितना टाइल्स जो है ना वो सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है घर में जी। वन ऑफ द एक्सपेंसिव हम कह सकते हैं कि जो अब पूरे घर में लगनी होती है। ज़ाहिर किचन में अलग तरह की टाइल्स आपको चाहिए, वॉशरूम में अलग तरह की चाहिए, पूरे घर में अलग तरह की चाहिए, फिर अलग से वॉल्स जो डिजाइन होती हैं उनके लिए किस तरह की डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें खर्चा बहुत आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं, कौन से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और क्या कोई ऐसे ट्रेंड्स भी हैं जो वापस घूमकर दोबारा से आ रहे हैं और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फवाद सुहेल अब्बासी साहब जो कि को फाउंडर हैं सुहेल एंड फवाद आर्किटेक्चर्स के और इसके साथ साथ पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप लोग आई थिंक टाइल्स की बात कर रहे थे, लगता है कि आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। मैं तो रिसेंटली गुजरी हूँ। मैडम गुजर रही हैं? हाँ, मैं रिसेंटली गुजरी। आई नो अच्छा द एक्सपेंस वाइज और उसके तो आप सोचें आई डू दिस फॉर अ लिविंग, सो हमारे लिए क्या होता होगा। आई कैन इमेजिन। ये सबसे पहले तो बताइए फवाद साहब, शौक कहाँ से आया है ये आपको? कोई घर में कोई नो, आई एम वेरी अम्मा लकी के साथ मिलके होम? नो, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी। आई एम अ सेकंड जनरेशन आर्किटेक्ट। मेरे वालिद साहब आर्किटेक्ट सुहेल अब्बासी पिछले 55 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेशुमार बिल्डिंग्स पाकिस्तान में आपने उनकी देखी होंगी। मैंने उनको देख के आई रियली हैड नो अदर थिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ और आर्किटेक्चर ही मैंने एज अ सब्जेक्ट लिया। और साबत मेरे घर में जिन लोगों का आना जाना भी था वो ज़्यादातर मेरे वालिदैन के जो दोस्त थे उनमें ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स एंड यू नो डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट और पोएट्स और इस तरह के लोग थे, तो पढ़े लिखे लोग थे। तो उनको आज जब उनके साथ बैठता था, वक्त गुजारता था, तो आई थिंक आर्किटेक्चर को एज अ प्रोफेशन लेना मेरे लिए बड़ा आसान था। पाकिस्तान के आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, बहुत रिच कल्चर है, बहुत रिच आर्किटेक्चर, हमारी इस तरह की बिल्डिंग्स मौजूद हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेशन के लिए पूरी दुनिया के अंदर अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, अपने आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करना, एंड देन वो क्या शो करता है दुनिया के अंदर कि ये कौम कैसी थी या इसकी हिस्ट्री जो है वो कैसी रही है। देखिए, आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली विजुअल लैंग्वेज है। एक विजुअल लैंग्वेज जब तक आप उसको दिखाएंगे नहीं, बिकॉज जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्किटेक्चर क्या है। मैं तो लकी रहा हूँ इसलिए कि हमारे पास वी हैड मेंटोर्स टू लुक अप टू जिन्होंने पाकिस्तान को एक आर्किटेक्चर लैंग्वेज दी। उसमें बहुत सारे नाम है, मैं अगर शुरू हूँ तो ख़त्म ही ना हो। लेकिन आई थिंक जब तक आप ये नहीं दिखा सकेंगे कि आपकी काफ़त, आपकी बेसिकली आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आपका ट्रेडिशंस, जो आपने हिस्ट्री से लिया वो आपने उसको सही तरह अपने आर्किटेक्चर में प्रेजेंट नहीं किया, सो हाउ विल एनीबॉडी अक्रॉस द वर्ल्ड जो बेसिकली सर्च करता है कि पाकिस्तान क्या है, वो कब तक वो उसको पता नहीं चलेगा। सो आई नो मैनी डिप्लोमेट्स दैट आई हैव मेट इन पाकिस्तान जो कहते हैं कि जी जब हम पाकिस्तान में रहने आते हैं तो हम ढूंढते हैं कि वो कौन सा घर है जो हम ले सकते हैं जिसमें जो पाकिस्तानी लगे। हमें वो मॉडर्न, हाँ, वो हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें कि हम वो जैसे घरों में अपने मुल्कों में रहते हैं। तो जब हम यहाँ आते हैं तो आई थिंक दैट इज वेयर द आर्किटेक्ट कम्स इन टू लुक एट द राइट मटेरियल्स एंड टाइल्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो क्या होना चाहिए, कैसी टाइल वॉशरूम में लगनी चाहिए, कौन सी टाइल का इंतखाब हमें किचन के लिए करना चाहिए या एक ही टाइल हम इस्तेमाल कर सकते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए बाथरूम, ऑफ कोर्स बाथरूम हो गया, किचन हो गया, इन एरियाज में तो एंटी स्किड टाइल्स आप यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स स्लिप होने के चांसेस होते हैं। अब उसमें आपके पास फुल बॉडी पोर्सलिन है, हाफ बॉडी पोर्सलिन है, फॉर्मेट्स अब बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं आपको। पहले आप कहते थे यार ओके आई हैव अ लिमिटेशन तो मैं सिर्फ फुट बाय फुट की टाइल लूँगा, अब आपके पास 2x4 का भी साइज़ अवेलेबल है, 2x2 भी है। सो जितने पैसे होंगे उस हिसाब से आप हो गए, बट द साइजेस हैव चेंज्ड। यू कैन गो इनटू सिरेमिक टाइल, यू कैन गो इनटू सिरेमिक, सब आप फर्श पे नहीं लगा सकते, अब दीवारों पे लगा सकते हो। सो अब आप देख रहे हैं कि बहुत मज़ेदार कलर्स आ गए हैं सिरेमिक टाइल्स में भी। बट सो मोस्टली होता है कि आप पोर्सलिन फ्लोर पे यूज़ करते हैं और दीवारों पे सिरेमिक करते हैं। आई बिलीव ये बहुत सब्जेक्टिव भी होता है ना, हर कोई अपनी अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक वो अपने घर को कैसी एक पर्सनालिटी देना चाहता है, वो उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो थोड़ा सा ग्रैंड कैनवस के ऊपर है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तानी आर्किटेक्चर को दुनिया से मुख्तलिफ करती है? व्हाट इज़ दैट वन थिंग, दैट यूनिकनेस
जो हमें दुनिया से मुख्तलिफ करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप सुन रही होंगी बड़े सालों से, एक लफ्ज़ ग्रीन आर्किटेक्चर का। और वो ग्रीन आर्किटेक्चर तो हम पाकिस्तान में और इस रीजन में पहले से ही कर रहे थे। वो इसलिए कि हम लोग उस हिस्से के उस एरिया का हिस्सा हैं जो बेसिकली कोर्टयार्ड्स और वेरांडाज और छतों पे का इस्तेमाल छोटी सी उम्र से करते आ रहे हैं। हम पतंगे उड़ाते थे, हम उस सहन में शाम को सबके साथ बैठ के चाय पीते थे, हम खाना भी बहुत दफ़ा अपने सहन में खाते थे। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें, ये इस रीजन की चीज़ें हैं, यू नो, साउथ ईस्ट एशिया विच इज़ बेसिकली पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखें तो इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड। एंड व्हाई? बिकॉज वी ऑलवेज टेकन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हमने जो पुराना तर्ज था, वो मुगल डिज़ाइंस देखे, वो मुगल डिज़ाइंस और मुगल जो हिस्टोरिकल मुगल आर्किटेक्चर हमारे मुल्क में हमें मिला, उसको विक्टोरियन एरा के भी कॉलोनियल को देखा जाए, वो भी है। साथ ही साथ अगर आप मुगल एरा को, वो भी है। अच्छा फवाद, हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। दुनिया के अंदर तो बहुत हद तक कम हो चुका है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में अभी भी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम को बनाते हुए या वो घर बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कैसी कॉमन स्पेस बननी चाहिए जहाँ पर सारे मिलकर बैठ भी सके, टीवी भी देख सकें, यू नो, एक ड्राइंग रूम टाइप, उसमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, हम वी स्टिल कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, और अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं, इवन हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो सडनली प्लॉट का साइज़ तो वही रह गया, फैमिली सडनली 2 से 4 हो गई हैं। सो एंड वी वर ग्रोइंग अप, आई कम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली। बट अगर हम डिज़ाइंस को देखें, बहुत दफ़ा हम क्लाइंट्स को कन्विंस ये कर रहे होते हैं कि देखें, कम बनाएं, बट उसमें वो सारी चीज़ें हों जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम को उस न्यूक्लियस को साथ रखने में उसका रोल हो। सो व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस एज आर्किटेक्ट्स, हमें ये देखना पड़ता है कि सिर्फ बिल्डिंग बाहर से नहीं है, अंदर से भी है। ठीक है, तो अगर आप स्पेसेस ऐसी बनाएंगे जहाँ पे शाम को फैमिली इकट्ठी ना हो सके, तो वो फिर उसका फ़ायदा नहीं। बिकॉज कमरे बनाना इज़ नॉट द ओनली जॉब एन आर्किटेक्ट। यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरी विंडो लुक्स आउट टू अ ग्रीन स्पेस, टू समथिंग, एंड नेचुरल लाइट भी आए, नेचुरली हवा भी आए। तो जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं इंटीरियर्स की, तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि सिंपल येट एलिगेंट टाइल्स आप सिलेक्ट करें उनके लिए। कलर सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि कोशिश करें कि दीवारों पे बहुत रंग ना लगाएं। गो फॉर वाइट कलर्स, maybe a trending feature wall जिसमें आपके पास टाइल्स अब इतनी अच्छी आ गई हैं, पूरे पैटर्न्स हैं। इवन स्टाइल वॉल के लिए पूरी एक स्टाइल टाइल्स की मुझे याद है कि मैंने एक यूज़ की थी टाइल इनकी सीरीज में से, जिसमें इट इज़ अ कंप्लीट सीनरी of a space rather than buying spending money on artwork। वो पूरा आर्टवर्क था, वो टाइल्स के थ्रू आ गया। उसी तरह तब जब आपने वो किया, तो फिर आपकी टाइल्स ऑन द फ्लोर सिंपल होनी चाहिए, सिंपल ग्रे स्टोन्स, बेज स्टोन्स में जाना चाहिए। कोशिश ये करें कि एक ही कलर स्कीम में जाएं और बीच में आप सडनली एक पैटर्न ले आए। ट्रेडिशनल पैटर्न्स इतने अच्छे हैं, अवेलेबल हैं इनके। बिल्कुल सही है। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या गलतियां कर रहे थे, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दें, जो घर बनाते हुए या टाइल सिलेक्शन में आम तौर पर कौन सी ऐसी मिथ्स हैं उनकी, या फिर कौन सी गलतियां वो कर रहे होते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? लेट मी स्पेसिफाई इन दिस, किसी के पास अगर छोटी स्पेस है, उसको वो थोड़ा स्पेशियस फील लाना चाहता है उसके अंदर, तो किस तरह की टाइल्स होनी चाहिए? देखिए, मैं फिर कहूँगी फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। फॉर्मेट, इवन अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं और आपने उसको रीडू करना है, तो जो बड़ा फॉर्मेट अब आ गया, उस फॉर्मेट्स में आपके पास एक तो बहुत खुला लगता है, आपको कम से कम ग्राउटिंग नज़र आती है। ठीक है, पहले ये था कि इतनी सारी टाइल लगा रहे हैं, 2x2 की लगा रहे हैं, उसमें एक बीच में बहुत सारी लाइंस आपको मिलती थी। तो बेहतर है कि आप साइजेस थोड़े बड़े साइज में चले जाएं, बिकॉज दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि वो महंगी टाइल है तो लोग लेंगे नहीं। दूसरा ये कि आई एम डूइंग अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर इवन द इंटायर वॉल इज पूरी वॉल्स पे टाइल्स लगा दी गई हैं। अच्छा, तो आपको पेंट का मसला ही खत्म हो गया आपका। और अच्छा, पहले बाथरूम में आप कहते थे मैं 7 फुट तक वॉल पे लगाऊंगा सिर्फ, और ऊपर फिर आप पेंट करते थे, आप पूरी दीवार आपकी, ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। सो आई थिंक पीपल हैव टू बी वेरी स्मार्ट, एंड आई वुड सजेस्ट टू गो टू प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर जो आपको डायरेक्शन दे के, यार जो हम कहते हैं ना, गोला गंडा ना बन जाए। वो लोग यही करते हैं ना। डिजाइन्स भी तो बहुत मैटर करते हैं, वो जो बड़े फूलों वाले डिजाइन्स, और वो जो चिप्स की मैं बात कर रही थी खास तौर पर वॉशरूम में, बिल्कुल वो समटाइम्स तो ओवरक्राउडेड फील होता है। वो होता है, लेकिन देखिए पॉइंट है कि अब ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, इवन स्टाइल हैज़ एन इन हाउस टीम व्हिच विल हेल्प यू। So whenever we are doing it and we go with our client to the showroom, हम उनसे पूछते हैं, वो हमें suggest भी करते हैं। You know, हर project different तरह से देखा जाता है ना। So you go to the right people, you choose the right
things for your house and then accordingly. मैं smart लोगों इन की में आपने चाहूंगी बात की है थोड़ा ना? सा जी, थोड़ा सा करें, बजट please। के बारे में बता दें, क्योंकि टाइल्स की जब बात करते हैं सारे तो कह रहे होते हैं कि भाई बजट बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। एक किचन, एक नॉर्मल किचन बनाने के लिए या जी। वॉशरूम बनाने के लिए कितना बजट आपको साइड पे रखना पड़ेगा? देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, जितना जितना गुड़ आप डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। देखिए मिनिमम बता दें। देखिए द टाइल्स विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर लाइक 2500 रुपीज़ स्क्वायर मीटर। तो अगर आप एक बात करते हैं तो कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। लोग मुझे नहीं पता, इसलिए कि जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी कॉस्ट। और फिर वो एक्सपेरिमेंट्स ही होंगे। हमारी जो ट्रेनिंग होती है एज एन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइन, वो ये होती है कि आपने अपने क्लाइंट्स के लिए पैसे कैसे बचाने। इफ समवन's not doing that, then you know it's unfair. So I think go to the right people. Our experiences with most companies have been really good. Style Tiles has always tried to give us that, and I think that's one of the reasons they're one of our core industry partners. Or I think so go to the right people Okay. and don't overdo it. असल में मसला है कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक थीम रखें पूरे प्रोजेक्ट के लिए और उस थीम पे चलते रहें। ट्रेडिशनल टाइल्स में भी जाएं, साथ में प्लेन कलर्स में भी जाएं और अपनी दीवारों को सिंपल रखें so that your tiles suddenly pop out. Fawad, thank you so much. Thank you very much. Lovely Thanks for talking to you having and glad to have you on the show. you बहुत बहुत very much. शुक्रिया आपका बहुत जनाब। आई होप आपका कुछ हद तक जो मसला है ना घर को सजावट, घर की सजावट के मामले में वो हल हमने कर दिया होगा। बाकी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है उसके लिए आप फिर फवाद से रुजू कर सकते हैं। और इसके साथ ही वक्त हो चुका है खत्म प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।